पे हम देखेंगे महेश कुमार बरड़वाल से संबंधित जो भी जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक विकास से पहले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, कई लोग इसको सन 1773 लगा देते हैं तो गलती करते हैं। यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, न कि हाई कोर्ट की। कई लोग कन्फ्यूजन में हाई कोर्ट लगा देते हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे जी थे। आगे आते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया। देखते हैं यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 का जो विश्लेषण है वो देखते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो यह विनियमन अधिनियम 1773 के तहत की गई थी। तो यहाँ पे इसका बी का पहले पर आंसर सही होगा। और सी देखते हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत दी गई थी? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। देख सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। आगे देखेंगे, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति कर दी गई। आगे देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो इसमें जो सही होगा आंसर, अधिनियम 1919 के तहत
भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था, अलग किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को। तो देखेंगे यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था और अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये इसमें देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1946 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फ्रीडम स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंसेज निर्गत करने की जो शक्ति है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। आगे देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारत में देखेंगे संघात्मक जो व्यवस्था है वह कनाडा से ली गई है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है और कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। देखेंगे कनाडा के जो संविधान में केंद्र है वो राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है और भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है और अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय संविधान के तत्व और देश जिससे लिया गया हो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? मूल अधिकार किससे लिए गए हैं? समवर्ती सूची किससे लिए गए हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है यह कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार यह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आते हैं डी ऑप्शन देखते हैं, तो भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है यह कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं,
बाकी यहाँ पे हमने आपको डिस्कस कर दिया राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति होती है कनाडा से लिया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनी विधायिका है या न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसकी व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो भिन्न है भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में, इसी से भिन्न है न्यायिक पुनर्विलोकन से। तो देखेंगे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कहाँ पे? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में। और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो देखेंगे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा की जाती है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में से उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति। और बात करेंगे राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। ये सभी आते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट होते हैं का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक, नेचुरल और अपरिहार्य इनएलिनेबल अधिकार भी कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? 1891 और 1956 में। 1891 में जन्म हुआ था और 1856 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये 1946 अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बात करते हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे।
लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, अतः बैठक में 379 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो कब किया था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो बात करते हैं संविधान की तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या इसी को उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। और आगे देखते हैं राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे देखेंगे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 4312 4312। आइए यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी जी थे और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता था? तो संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार वी.एन. राव थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइजर के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त रूप से राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ पे देखेंगे जो राइट आंसर होगा 1 और 3। तो यहाँ पे देखेंगे केवल 1 और 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। तो देखेंगे संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी का 29 अगस्त 1947 को। छोटी छोटी पॉइंट भी नोट करते रहेंगे क्योंकि कभी कभी यही पूछ लिया जाता है तो वही हार्ड लगने लगता है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे तथा उनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे जो इस प्रकार हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य
कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। फिर उसके बाद एन माधव राव ने पद संभाला था। डीपी खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात जो इनका जगह लिया था टीटी कृष्णमाचारी ने लिया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान का प्रारूप जो है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि उसी दिन लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट लिखते हैं, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? वर्ष 1950 में अपनाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी और इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का समय जो होता है वो 52 सेकेंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। तो यहाँ पे देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था, जब राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशन नारायण धर से क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जब संघ की बात की जाए, संघ अध्यक्ष, तो अक्सर वहाँ पे 95% तक जवाहरलाल नेहरू ही सही रहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप संघ होंगे देखिए तो ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू पर मार दीजिए और प्रांतीय में सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे देखेंगे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय है वह इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका पहला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे देखेंगे, उद्देशिका से संबंधित प्रश्न। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो भारतीय संविधान, यहाँ देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व, उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आएगा, फिर समाजवादी, फिर तीसरे नंबर पर पंथ निरपेक्ष, चौथे नंबर पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले नंबर पे, समाजवादी दूसरे, पंथ निरपेक्ष तीसरे, लोकतंत्रात्मक चौथे नंबर पर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुता। आगे देखते हैं, भारतीय गणराज्य की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणतंत्र या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष या लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब आगे ऑप्शन देखते हैं,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या लोकतंत्रात्मक गणराज्य? तो यहाँ पे सी आंसर सही होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की संवैधानिक वस्तु स्थिति रियलिटी भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। तो भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज द भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। तो जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद को ऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। केसी वियर के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय क्वासी फेडरल संविधान है। किसके अनुसार? केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बनता है। आगे देखेंगे, हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। यह पहली लाइन है संविधान की प्रस्तावना की। तो देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से ही प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। यह उस लाइन का मतलब है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी? तो राइट आंसर होगा अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से यहाँ तक, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और अगर बात करें तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 और 14 और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अब देखेंगे, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि भारत में कोई विशेष राज्य धर्म, कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पे अधिकार है। पंथ निरपेक्ष जो होता है, सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती विवाद ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है। किस केस में? तो केशवानंद भारती केस में। वर्ष 1960 में वेरुवादी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं।
तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये किस केस में? बेरुवारी केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, 1960 ईस्वी में। तब दूसरा केस आया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकते हैं, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अगर बीपीएससी में पूछा जाए तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। अगर इसमें से कौन सा केस, ये जीवन बीमा निगम वाला और केशवानंद भारती वाला, दोनों में प्रस्तावना को भारत के संविधान का अंग माना गया है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, उसमें सभी एक से अधिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 1, 2, 3, 4, दोनों चारों सत्य हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित की गई है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और यहाँ पे महेश कुमार वर्ल्डवाल बुक से मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवा दिए हैं वीडियो। आप लोग सभी वीडियो देख करके अच्छे से उसको समझ लेंगे। आगे देखते हैं, अगले चैप्टर पर चलेंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो यह राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये सब सम्मिलित होंगे। आगे देखेंगे, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार पटेल तथा बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और 3 अन्य रियासतें, हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से तथा जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ था। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से करेगा। आगे देखेंगे, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर जी थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। जून 1948 में सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया तथा जेबीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। जेबीपी समिति में कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 लोग समिति में आते हैं जो 1948 में अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन हुआ था, उसके सदस्य थे। तो 1948 में भाषाई प्रांतीय समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य जेबीपी थे। जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? तो 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्यों का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ। इस आयोग के दो अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए: भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता तथा अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। तो देखेंगे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 क एवं अनुच्छेद 39 क ख को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटीडी के नाम से जाना जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके बनाया गया था। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसमें देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे: चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। परंतु दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव को विलय के पश्चात अब भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। कौन कौन है? दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। कहाँ पे? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किन किन 3 केंद्र शासित राज्यों में विधानसभाओं की सीट है? तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा अगर किसी नए राज्य का सृजन किया जाना है तो। संविधान की प्रथम सूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो सिक्किम है। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम के विदेशी, राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सिक्किम को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। भारत के 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? भारत का 22वां राज्य संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। आगे देखेंगे, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। देखते हैं, संसद साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी।
किंतु आगे देखेंगे, किंतु सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी मामले 1960 ईस्वी में कहा, यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में 28 राज्यों की संख्या हो गई है। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। आगे देखेंगे, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से सही कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम के अनुसार कूट लगाना इसमें। तो आंध्र प्रदेश का 1953 में, और हिमाचल प्रदेश 1971 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में। तो पहले नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर 1966 में आएगा हरियाणा, उसके बाद 1971 में आएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लास्ट में सिक्किम 1975 में। यह है इनका कालानुक्रम। आगे देखेंगे, तो भारत में राज्यों के गठन का जो क्रम है, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बना था, और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, तथा सिक्किम 16 मई 1975 को इसका गठन हुआ था। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। नागालैंड 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसका सही कालानुक्रम ऑप्शन नंबर ए होगा सही। राज्यों की स्थापना का क्रम निम्नवत है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ था, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो देखेंगे, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया 16 दिसंबर 1952 को। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन वर्ष पूछता है, तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कई लोग 1956 लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, 1953 राइट आंसर होगा। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो 20 सीटें आरक्षित की गई। तो देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 81(1) ख के अनुसार लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19, दिल्ली 7, अंडमान और निकोबार समूह में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव में 2, लक्षद्वीप में 1, पुदुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 5 तथा लद्दाख में 1 है। तो किसकी संख्या यहाँ पे? लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। आगे देखेंगे, जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है, जिसमें दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 हैं। आगे आते हैं, नागरिकता। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान निम्न में से एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखेंगे, एकल नागरिकता का जो उपबंध है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य अब नहीं कहेंगे, राज्य था जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब 3 हो गया है।
भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। आगे देख सकते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अब यहाँ पे देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? उपरोक्त सभी से परित्याग करने पर, पर्यावसन से या वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी पर भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो देखेंगे, किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर तथा सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए हैं? उपरोक्त सभी प्रावधान, जैसे नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद प्रावधान, ये सभी लागू कर दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत एडॉप्ट कर लिया है, अधिनियमित इनेक्टेड और आत्मार्पित किया गया है। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया है, जबकि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। मूल अधिकार, मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। संविधान में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार। तो देखेंगे, सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक लिया गया है और अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष इक्वलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। आगे देखेंगे। तो दोस्तों, भी टाइम का ध्यान रख रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से जल्दी इसे खत्म करें पढ़ करके। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता डिसेबिलिटी को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। तो ये यहाँ पे अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो यहाँ पे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत
का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1)(6) एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ही अंतर्गत शामिल है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो प्रेस होते हैं, प्रेस को कोई आम नागरिकों से अलग उनको कोई विशेष रूप से दर्जा नहीं दिया गया है, वो भी आम नागरिक की तरह है। बस उन्हें वाक एवं अभिव्यक्ति, जैसे सभी को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार प्रेस को भी स्वतंत्रता उसी में निहित है। कोई अलग से उनके लिए प्रावधान नहीं बनाया गया है प्रेस के लिए। तो आगे आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। तो देखेंगे, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, अबाध संचरण, निवास एवं व्यापार, ये 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान है। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान किया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार देखा जाए तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। आगे देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार, उनका मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, कई लोग 2009 से ही इसको लागू पूछा जाता है या प्रभावी पूछा जाता है, तो 2009 लगा देते हैं। तो 2009 में पारित किया गया था। लागू यानी कि प्रभावी कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? अनुच्छेद 24 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय को की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं, जो अधिकार हैं वो कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। तो संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्ण, बंबई राज्य बनाम बलसारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। परंतु कुछ मूल अधिकार यथा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 में। आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं अनुच्छेद 29 में, संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो 1976 में। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करती है, अनुच्छेद 23, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 35 क 2 के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो 1980 में प्रस्तुत की गई थी मंडल रिपोर्ट द्वारा रिपोर्ट। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की गई और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो किस सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। और वहाँ के अध्यक्ष कौन थे तब उस समय? बीपी मंडल, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में 12 दिसंबर 1980 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें 27% पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। देख सकते हैं संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती हैं। संसद मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन दो प्रकार से होता है। पहला देखेंगे अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 358 के अनुसार देखा जाए। अनुच्छेद 359 के अनुसार देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्राप्त है।
तो देख सकते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किसको? अनुच्छेद 32 को। अब जहां अनुच्छेद 1932 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की जो रिट है, रिट आधिकारिकता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है, वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के अधिकारिता एवं मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। ये 5 प्रकार के न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबीज कॉर्पस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर जरूर करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो देखेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे, या क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का जो समर्थन है मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से किया गया था। निवारक नजरबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक बनाया जा सकता है बंदी। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो देख सकते हैं अगर पूछा जाए कि तिरंगा जो झंडा है भारत का, उसको व्यक्तिगत छत पर या व्यक्तिगत घर पे फहराना, किसके निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित है। और यह किस वाद के तहत हुआ था, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था? तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 के मामले में यह निर्णय दिया गया था। आगे देखते हैं नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भाग 4 में देख सकते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है। इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है।
इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। जबकि बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये मौलिक अधिकार है। और अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना, न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक करना। तो इनमें से मौलिक कर्तव्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखेंगे, जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया है। अनुच्छेद 51 क च के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37 के तहत। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निदेशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? के.टी. शाह ने बोला था। प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा में लागू है। समान नागरिक संहिता जो है यह इसके अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39 क में। तो संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन निर्देशित किया गया? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। आगे देखेंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए
कार्य करना। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारों पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित से गांधीवादी विचार शामिल किए गए हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, तो इसमें से देखेंगे न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, तो यहाँ पे सही सभी सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, एवं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या संस्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है, तो इसमें उपयुक्त सभी समाजवादी धारा विचारधारा का प्रतीक है। देखेंगे समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38(1) में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, अनुच्छेद 38(2) में आय की असमानताओं को दूर करना। तो इस तरह से आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है समाजवादी संविधान का। जो मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय है वो सदैव किसका अंग होता है, समाजवादी संविधान का अंग होता है। तो समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 48 क से संबंधित है। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क ज के अनुसार प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अब देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपने योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किसी से संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखेंगे अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखते हैं अगला
नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।